स्टार्टिंग कल हमने मोशन कर लिया था, उसके बाद से लेकर टर्निंग इफेक्ट और वर्क एनर्जी पावर, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. There is a formula sheet which I gave you guys yesterday. ये करा था ना कल, ठीक है. आई होप सबके पास फॉर्मूला शीट आ गई होगी, ठीक है. यस सर. ओके, तो यहीं पे से देख लो जो जो चीजें रहती हैं. मोमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस, प्रिंसिपल मोमेंट्स हो गया था, के जीपी हो गया था. ओके 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 ओके, ठीक है. चले जी. थर्मल फिजिक्स कह रहे हैं बच्चे, करा दे सर. थर्मल फिजिक्स करवा देते हैं आपको. 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, इसको क्विकली रैप अप करना है मुझे, ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थर्मल फिजिक्स के अंदर जो पहला हमारा टॉपिक है दैट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. एंड वी आर वेर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक. टेस्ट भी ले लिया था that there are three modes of heat transfer, namely conduction, convection, and the lastly radiation. Conduction is in solids. Solids can further be classified into metals and non-metals, ठीक है. तो solids, अब solids को तोड़ते हैं दो segments में, metals, मेटल्स के अंदर जो है वो हमारे पास दो मोड्स हैं कंडक्शन के. फर्स्ट वन इज लैटिस वाइब्रेशन के नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को नेबरिंग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर इन मेटल. तो पहले लैटिस वाइब्रेशन होगा. इन लैटिस वाइब्रेशन द नेबरिंग पार्टिकल्स, व्हेन यू प्रोवाइड हीट सो दीस पार्टिकल्स वाइब्रेट, ओके. एंड व्हेन दे वाइब्रेट सो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल्स, ठीक है. एक तो ये हो गया. along with this the other mode of heat transfer is the delocalized free electrons. कि भाई आपके पास जो है वो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को तो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं और दूर वाले मॉलिक्यूल्स को ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूव कर रहे हैं इधर उधर, ठीक है. तो डीलोकलाइज्ड मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर द सेकंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. और हम लोगों ने इसको लिखना भी सीख लिया था कि 3 मार्क का क्वेश्चन कैसे हम आंसर करेंगे. नॉन मेटल्स के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो सिर्फ लैटिस वाइब्रेशन होती है, ओनली लैटिस वाइब्रेशन. सो दैट्स व्हाई नॉन मेटल्स आर पुअर conductors or they are bad conductors. They do not allow heat to travel through them very fast. Okay. इसमें कोई भी सॉलिड होगा उसमें कंडक्शन होगी. आपने कप को पकड़ा हुआ है, कप के हैंडल से आपको हीट मिल रही है, कंडक्शन. आपने कोई पैन को गर्म कर रहे हो, हीट मिल रही है, उसको कंडक्शन, ठीक है. दूसरे वाला जो, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है. ओके. मुझे खुद फील हो रहा है ना ये, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ. अब बताओ, अब बेहतर है? अब कुछ बेटर है? हाँ बोलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? यस सर. ठीक है. ओके. Convection is when hot air rises up, okay, and is replaced by cold air, ठीक है. और इसमें भाई आप लोगों को बहुत सारा मैंने पढ़ाया था कि कन्वेक्शन के अंदर जो है वो एवापोरेशन का सवाल बनता है, ठीक है. कि एवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस क्यों है? क्योंकि एवापोरेशन के बाद उसने एनर्जी लेनी होती है सराउंडिंग्स में से, और जब एनर्जी सराउंडिंग में से लेता है तो उसके अपने पास वाटर मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो स्केप कर जाते हैं सरफेस से. So when they're escaping, they're gaining enough energy and they're taking energy from the surrounding. So when they take heat from the surrounding, they make surroundings cool. ठीक है. ये पूरा आपके नोटबुक्स में सारा ही सब कुछ हमने बनाया हुआ है. कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, ठीक है. बस कन्वेक्शन जो है वो आपने याद रखना है, कन्वेक्शन ऊपर नीचे हीट का होना है. और अगर मैं लिड लगा दूं तो वो लिड जो है वो कन्वेक्शन को नहीं होने देगा. इसी वजह से हम सर्दियों में हमने पढ़ा था ना उमर, और तुम्हारी चाय रखी हुई थी, याद है? रेडिएशन में एग्जैक्टली रेडिएशन में हॉट ग्लोइंग बॉडीज जो होती हैं वो रेडिएट करती हैं, ठीक है. और रेडिएशन जो होती है बेटा वो इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड वेव्स होती है. और रेडिएशन जो है यानी कि आपके पास जो भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जिसमें से हीट निकल रही है तो उसमें रेडिएशन जरूर हो रही है. बस फर्क क्या है कि रेडिएशन कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम एज वेल. सो दिस इज द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट कैन टेक प्लेस इन वैक्यूम के अंदर भी हो जाता है. इसी वजह से जो सूरज की रेडिएशन है वहां तक
जमीन में आ जाती हैं, although we have a huge space in between. So this mode of heat transfer is the only one that does not require any medium. फिर रेडिएशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो है रेडिएशन में दो चीजें हमने देखनी होती हैं, टेक्सचर और सरफेस. ठीक है, अब हमारे पास रेडिएट में या तो हमारे पास होगा, जी बोले, या तो हमारे पास ब्राइट एंड शाइनी होगा, ठीक है, या फिर डार्क एंड डल होगा. ये दो कॉम्बोज बनते हैं. ठीक है, हाँ, ये वो जो वाली बच्ची है ना जिसको मैं सारा समझा देता हूँ फिर पूछती है सर ऐसे मेरा आंसर ये क्यों आया, तो उसने मुझसे पूछा था सर शाइनी और डल हो गया तो फिर क्या होगा, और ब्राइट और डल हो गया तो क्या होगा, तो फिर उसको मैंने बीच का रास्ता बताया कि बेटा ये होगा. तो बीच में फिर जो है ना प्रॉपर पूरी रेडिएशन नहीं होगी ना, बीच में हो जाएगा, यानी पार्शियली इमिटिंग पार्शियली अब्सॉर्बेंस. ठीक है, तो ब्राइट एंड शाइनी इसको जरा ले लो, जैसे सिल्वर कलर का कोई है ना, तो ये जो है ब्राइट एंड शाइनी जो होता है, और डार्क एंड डल आर गुड एब्सॉर्बर्स, ठीक है, एंड गुड एमिटर्स. यानी वो जितनी जल्दी हीट एब्सॉर्ब करता है उतनी अच्छी तरह से हीट को एमिट भी करता है. ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई चीज़ है जो ब्लैक कलर की है, उससे जल्दी हीट एब्सॉर्ब करना है और हीट को रेडिएट भी करना है. ठीक है, ब्राइट एंड शाइनी सिल्वर हो गया, वाइट हो गया, ठीक है, तो वो होगा पुअर एब्सॉर्बर और इसी के साथ साथ पुअर एमिटर. ठीक हो गया, यानी कि गुड रिफ्लेक्टर. क्या मकसद है सर, क्या मकसद है इसका? अब मेरे पास एक सिल्वर कलर का, लेट्स टेक अ थर्मोस विद सिल्वर वॉल्स. भाई Hello, sir. Hello. Hello, sir. यार मैं यही हूँ, मेरी स्क्रीन चली गई है. जी, और सर आपकी आवाज़ भी चली गई थी. आगे आगे स्क्रीन वापस आ गए. जी सर, आ गई. आई होप यू गाइस कैन सी द स्क्रीन. ठीक है, Yes, sir, we can. अब देखो सिल्वर में क्या होगा कि इफ यू हैव समथिंग, लेट्स सपोज, अब देखो हीट बाहर से आ रही है ना, वो जो बाहर से आएगी वो बाहर ही चली जाएगी, यानी कि अंदर अगर ठंडा पानी है तो वो ठंडा रहेगा, रिफ्लेक्ट हो गई, और अगर अंदर गर्म पानी है तो वो जो हीट बाहर जाने की कोशिश करेगी वो अंदर ही आ जाएगी वापस. ठीक है, तो ये होता है इसमें. ये बताओ, तो ये आपको मैंने बता दिया कि सिल्वर शाइनी सरफेस किस तरह से काम करते हैं. सर ये आप एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देंगे, सिल्वर शाइनी सरफेस वाला. ये अयान इसमें ये होता है कि सिल्वर सरफेस जो होती है ना वो बड़ी जबरदस्त रिफ्लेक्टर होती है. अब सपोज करो तुम्हारे पास थर्मोस है और उसके अंदर ठंडा पानी है, तुम नहीं चाहते वो गर्म हो, तो भाई हीट अंदर आएगी तो वो गर्म होगा ना, तो वो हीट जब आएगी वो वॉल से टकरा के बाहर चली जाएगी, पानी अंदर ठंडा का ठंडा है. ठीक है, और अगर तुम्हारे पास गर्म पानी है और तुम चाहते हो कि वो गर्म ही रहे, तो वो ठंडा उस वक्त होगा जब हीट बाहर जाएगी, तो वो हीट जो बाहर जाने की कोशिश कर रही थी वॉल से टकरा के वो अंदर ही रह गई, क्योंकि सिल्वर सरफेस अंदर भी है और सिल्वर सरफेस बाहर भी है. ठीक है, हाँ, हम अगर एक साइड सिल्वर ना रखें तो फिर कुछ और होगा, दोनों साइड सिल्वर रखेंगे तो फिर ये होगा. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डबल वॉल फ्लास्क. ठीक है, ओके सर. इसके अंदर जो है फिर हम वो वैक्यूम भी क्रिएट कर देते हैं, तो ये हो जाता है. जी पूछे. हाँ एग्जैक्टली जब लेट लगाओगे तो कंडक्शन रुक जाएगी. ठीक है, बीच में एयर गैप रख लोगे, ठीक है, तो कंडक्शन रुक जाएगी. और फाइनली
तो उसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी 3 चीजें होती हैं। बेटा ऊपर अगर तुमने लेड लगा दिया तो लेड जो है वो प्रोटेक्ट करेगा किस चीज से, कन्वेक्शन से, लेड कन्वेक्शन नहीं होने देगा, ठीक है। अगर वैक्यूम है बीच में तो वैक्यूम विल प्रिवेंट कंडक्शन, और वैक्यूम कंडक्शन को प्रिवेंट the 3 ways we are going to protect it. सर आपकी वॉइस कट गई। अब वापस आ गई। हाँ, तो कंडक्शन वैक्यूम जो है, वैक्यूम से कंडक्शन रुक जाएगी और जो है सिल्वर सरफेस रेडिएशन नहीं होने देगा, ठीक है। ठीक है, हो गया। बड़ा ठीक हो गया। कोई सवाल इससे रिलेटेड, कोई सवाल? साथ की कमी महसूस हो रही है? जी सर। जो बात है, छोटा बच्चा अब क्या कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम थर्मल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे। अब्दुल रहीम बेटा बताइए, अब्दुल रहीम ने तो टेस्ट बहुत अच्छा किया था। अब्दुल रहीम कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई चीज पूछनी है? नहीं सर, मुझे समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट। ओके बेटा। अच्छा, उसके बाद शाहजैन तुम्हारा कोई क्वेश्चन? नो सर। परफेक्ट। उसके बाद हम चलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे बेटा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको काफी सारा प्रैक्टिस भी किया था, इसके क्वेश्चंस भी किए थे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली E इक्वल्स टू mc डेल्टा T, ठीक है। और इसमें एक चीज में हम अब ये मेन फार्मूला हो गया, अगर C निकालना है तो E ओवर m डेल्टा T हो जाएगा। I'm trying to rejoin. Just give me a second. उमर मेरी आवाज आ रही है? उमर अभी फाइनली। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी सर अब आ रही है। अच्छा यार, इसमें इसमें अगर मैं टाइम से डिवाइड करा दूं ना तो ये पावर बन जाता है, ठीक है। तो ये पावर हो जाएगा m over t c डेल्टा t, ठीक है।
and this thing is going to be the mass flow rate. ठीक है? An electric kettle (800 watts) is 60% efficient. It takes 30 seconds to change the temperature from 30 degrees centigrade to 45 degrees centigrade. Calculate the mass of water in the kettle. Specific heat capacity. Okay जी. We have been given the efficiency. मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी सर बिल्कुल. Yes. Okay. We have been given the efficiency. ठीक है? Moreover, we have been given the time. Okay? Need to find the mass of something in the kettle. Water. Okay. एक चीज जो उन्होंने यहाँ पे दी हुई है वो दी हुई है कि यार ये जो हमारा कैटल है ये 60% एफिशिएंट है. इसका मतलब पूरा जो 800 वॉट है ये प्रोवाइड नहीं कर रहा. ये बात समझ आती है? हाँ ठीक है. तो ये काम कर रहे हैं यानी P जो है वो 800 नहीं रखना है बल्कि 800 का 60% रखना है. ठीक है. अब जल्दी से करो और अगर 3 बच्चों का आंसर एक जैसा आ जाए तो इसका मतलब तीनों ने सही किया. स्टार्ट. मैं नहीं बताऊंगा. हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
सर आंसर किलोग्राम में या ग्राम में निकालना है? चले भाई, काउंटडाउन फिनिश। काउंटडाउन चेक किया आपने सर की? चलो भाई, कोई से 3 आंसर सेम हो गए ना अगर, तो इसका मतलब सही है। अब्दुल रहीम से स्टार्ट करते हैं। अब्दुल रहीम आंसर बताओ। सर 0.229 किलोग्राम। अच्छा, इस 0.229 जो है उसको हम लिखेंगे 0.23, ठीक है केजी। ये अब्दुल रहीम का आंसर आ गया। उमर उस्मान का आंसर भी 0.23 आ गया। अच्छा जी, और कौन? हम जानबूझ के कहा था मैंने, अटेंशन बोलने के लिए। अब अब कौन रह गया? एक आंसर और आ जाए ये वाला। सर मेरा 0.228 आया, मतलब 0.23। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह सबका ही आ गया। कोई बच्चा मुझे पर्सनल में, ठीक है ठीक है। हमारा फुटबॉलर कहाँ? अच्छा, फुटबॉलर दिल्ली को चश्मा पहनाया हुआ है, हद हो गई है। सर मैं यही हूँ और मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। सही नहीं आ रहा? चलो तुम्हें मैं नहीं हेल्प आ करता रहा हूँ। क्या तुमने पता नहीं कोई छोटी सी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह सर, से नहीं मैंने हो कोई पा रहा? सिली देखो मिस्टेक ही अयान, करी था जी। लेफ्ट साइड पे ना ये 800 वाली वैल्यू आएगी, 60 से मल्टीप्लाई करके, और 60 को 100 से डिवाइड करना है, इस तरह से बेटा, ठीक है? क्योंकि पूरा 800 वॉट नहीं मिल रहा उसको। तुमने मास निकालना है। टाइम तुम्हें 30 सेकंड के मेरा मैंने 0.23 आ स्पेसिफिक रहा है। कैपेसिटी। तुम्हारा क्या आ रहा है? 0. 0.23 kilograms. अच्छा जी, चलो चेक कर लेते हैं किसका सही आया है। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर जो है हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक है? वी आर सपोज टू फाइंड एम। सही बेटा, ये हो गया 480। जब आप इसको टाइम्स करोगे, 20 से 20 उड़ा दो, 480 हो गया। यहाँ पे 10 से 10 उड़ा दो, 3 1 Z, 3 1 Z, 3 4 Z और 40, ठीक है? 140 इंटू 15 करके बताओ कितना आ रहा है? सर 9.3। 140 इंटू 15 हाँ, कितना आ गया? 2100। 2100। बस ये 0 जी 0 उड़ा दो। 48 को 21 210 से डिवाइड करना है, इजी सर, पेजी, 21। ठीक है? एंड दिस इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स, ठीक है? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एफिशिएंसी वाले ना, एफिशिएंसी को कोरिलेट करते हैं इसके साथ। तो 0.228 यानी कि 0.29, 0.29 जिन बच्चों का है उनका 0.223, माय बैड मेरी गलती, ठीक है? शाबाश, 0.23 फाइनल आंसर। सबका ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आयान बेटा, अब क्लियर है? जी सर, अब क्लियर है।
जबरदस्त, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहेंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। सही। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा मेरे वो बच्चे जो सऊदी अरब में, दुबई में, शारजा में हैं, अगर पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं इन बिटवीन विद इन अ मंथ, विद इन मंथ एंड हाफ, उनसे ना ये फिजिक्स के एटलीस्ट पास पेपर्स मंगवा लो, P4 के। P2 आराम से हो जाता है। मैं बस ये चारों, ठीक है, मैथ्स के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है, फिजिक्स का P4 मिसिंग है, और P4 टॉपिकल तुम्हारे पास आ जाएंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। टॉपिक्स कर चुके हो उसको लेकर बैठ जाओ, क्योंकि फिजिक्स में ना सॉर्टिंग नहीं हुई तो आपने पूरे पूरे पास पेपर्स करने। और आई डोंट थिंक सो तुम लोग अभी जो है ना इतने अच्छे बच्चे हो गए कि मैं कहूँ कि बेटा पास पेपर्स खुद से कर लो और खुद से खोल के बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं होता। टॉपिकल्स होंगे तो एटलीस्ट ये होगा कि भाई टॉपिक वाइज करना है, तो टॉपिक्स करते रहोगे, ठीक है। रीड एंड राइट पब्लिकेशन है वो भी करते हैं, डिलीवर भी करते हैं यूएई में और सऊदी अरब में, ठीक है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, तो कोई आ रहे हैं ना ये बात याद रखना कि मंगवाना है, ठीक है, आना जाना होता रहता है। फिजिक्स का P4 मंगवा लो, बाकी किसी और चीज़ की जरूरत नहीं। अगर कराची से कोई आ रहा है, पाकिस्तान से कोई आ रहा है रिलेटिव, नहीं, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलता ना, यहाँ पे कंपाइलेशन नहीं हुई होती। और वो एक बच्चे की वो पेरेंट बता भी रही थी कि सर उन्होंने ईयरलीज को लेकर फोटो कॉपी किया, उसका मोटा सा बंडल बना लिया और बहुत एक्सपेंसिव है वो यहाँ पे, और वो तो टॉपिक्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं स्पेशली फिजिक्स के ना। तो इफ समवन इज कमिंग सो यू कैन इजीली गेट। अभी एक बच्ची कराची आई थी, P4 लेकर गई है, वो आराम से कर रही है फिर बैठ के उसमें, ठीक है, तो उसको देख लेना बस। और अगर आयान आ गया तो फिर सबका कफारा आयान ने अदा करना है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा ये मजाक चलता है क्लास में ताकि क्लास हमारी बोरिंग ना हो, इंटैक्ट रहे, ठीक है, और साथ साथ पढ़ते भी जाएं। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन, ठीक है? जी सर, ये जी। क्लियर है, लेकिन वैसे मुझे एक चीज पूछनी है। पूछो। सर, हीट कैपेसिटी के क्वेश्चंस में आप लोग ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कब कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? आयान पूरा क्लियरली ना सब कुछ क्वेश्चन में मेंशन होता है, ठीक है। ठीक है। और ठीक ठीक है है, सर। अब देखो जब पावर की बात हो गई ना, तो देखो इस वाले फॉर्मूले में कहीं पावर तो नहीं आ रहा ना, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और ये वाला फॉर्मूला उसी से मिलकर बन रहा है, ठीक है। यू मस्ट नो हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला। अगर मैं एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दूं, यहाँ पर टाइम कर दूं, तो मेरे पास ये पावर बन जाएगा, और ये एम सी डेल्टा टी ओवर टी हो जाएगा। ये नहीं पूरे के नीचे टी है, मैं सिर्फ इसके नीचे लिखता हूँ, बात वही है, क्योंकि कभी कभी वो मास फ्लो रेट भी निकलवाते हैं, तो उस केस के अंदर फिर हमने सिंपल पावर अपॉन सी डेल्टा टी कर देना है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है बेटा। हाँ, एक और चीज होती है इसमें, उसको कहते हैं ठीक है थर्मल सर। कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी में क्या होता है, मास नहीं आता, तो थर्मल कैपेसिटी इज ओनली एनर्जी ओवर डेल्टा टी, दैट्स इट, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है थर्मल कैपेसिटी का कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड करवा दो, तो वो थर्मल कैपेसिटी हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले इसके होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एक बड़ा मजे का टॉपिक है, और इसमें आप अच्छे खासे मार्क्स तो गेन कर सकते हो, ठीक है। थर्मल कैपेसिटी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओवर मास या फिर एनर्जी ओवर टाइम। अच्छा, एक कन्वर्जन देख लो, हमारे पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, उसको केल्विन में लेके जाना होता है, ठीक है, तो 273 प्लस करवाएंगे, और अगर केल्विन में है और हमें डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है तो 273 माइनस करवाएंगे। तो ये इसके आगे 0.13 भी होता है, वो लगा लो तो और बेहतर है, 273.13, ठीक है। तो मैं फिजिक्स आपका हो गया, इसके अंदर आपसे कोई चीज़ नहीं है क्योंकि फॉर्मूले के अंदर चीज़ें निकालनी होती हैं, ये मैंने बता दिया। हाँ, अच्छा, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एक और बात सुन लो, अगर कहीं पे लेटेंट हीट का वर्ड यूज हो रहा है तो लेटेंट हीट इज नो मोर पार्ट ऑफ द सिलेबस, एक्सक्लूडेड है। आप 2023 से पहले के पास पेपर्स में जाओगे, आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे लेटेंट हीट के, तो उन्होंने लेटेंट हीट को गुड बाय कह दिए, ठीक है। लेटेंट हीट ए लेवल्स में होता है, तो उन्होंने लेटेंट हीट के क्वेश्चंस को हटा दिए, ठीक है। लेटेंट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। चले, सेम बात है बिल्कुल, थर्मल कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी, बिल्कुल उसमें मास आ जाएगा। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी की डेफिनेशन बनाई, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। Heat capacity is going to be the amount of heat required to increase the temperature of a substance. You don't mention the mass through 1 degree centigrade, that's it.
ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा ये हो गया, ठीक है। अब आपको जरा टेस्ट करते हैं पीछे से। यार मोमेंटम का टॉपिक तुम लोग कर लोगे आपस में? मैं नोट शेयर कर देता हूँ, नोट्स बने हुए भी है ना, नोट्स है ना, तो आपस में जरा कर लो इसको प्लीज, मेरा थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, तो मोमेंटम इज अ वेरी इजी टॉपिक टू बी डन। ठीक है, शादेन जो है वो क्लास लीड कर लेंगे, उमर तुम क्लास लीड कर लेना और थोड़ा सा इसको जो है रिकैप कर लो। ठीक है, अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे बता देना। अब्दुर्रहीम बेटा, ठीक है, बिकॉज यू हैवंट कवर्ड मोमेंटम, तो मैं डायरेक्टली इस पे आ गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि मोमेंटम तुम लोग आपस में ग्रुप स्टडी कर लो और सारा मटेरियल प्रोवाइडेड है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स स्टिल देन, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, इजी टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, सब कुछ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। ठीक है, फॉर नोट्स के अंदर एक एक पॉइंट क्लियरली लिखा हुआ है कि ये होगा तो ये होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, मोमेंटम हो गया, ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, और वर्क एनर्जी पावर तुम लोग सब थे मेरे साथ। डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन भी कॉल करवा देता हूँ। Springs Hooke's law. इसके भी नोट्स बने हैं बड़े जबरदस्त, आई थिंक मैंने शेयर नहीं किए तुम लोगों के साथ ना। अच्छा, ये अयान और उमर थे क्लास में जब मैंने ये टॉपिक करवाया था, यू गाइस रिमेंबर? मैंने एक दिन बीच में क्लास आ गई तो मैंने कहा था और बच्चे नहीं है, मैं तुम लोगों को एक छोटा टॉपिक करवाऊं। जी सर, मुझे भी याद है। बिल्कुल। ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी डिटेल्स और हैं। ठीक है, तो लोड लगाएंगे आप, और जितना आप किसी चीज़ पे लोड लगाएंगे उतना स्ट्रेच होगा, मगर वो स्ट्रेचिंग एक लिमिट तक होती है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा लोड लगाते हैं, स्ट्रेचिंग ज़्यादा या कम हो जाती है, तो उसके मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, आपके पास लोड एक्सटेंशन ग्राफ होगा तो आप बनाओगे इस तरह से, और एक्सटेंशन लोड ग्राफ बनाओगे, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन जा रही है वहाँ पे जितना लोड लगेगा उतना स्ट्रेच होगा। ठीक है,
और फिर उसके बाद जो है कर्व नीचे आ जाएगा, और अगर एक्सटेंशन लोड ग्राफ है तो कर्व ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसी ग्राफ का मिरर इमेज है, ठीक है। और एक्सटेंशन क्या होती है, जब भी एक्सटेंशन निकालना हो तो न्यू लेंथ में से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करवा दोगे, एक्सटेंशन आ जाएगी, ठीक है। इसके बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। हुक्स लॉ याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। इसमें के स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा स्प्रिंग उतना स्टिफ होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट जितना कम होगा स्प्रिंग उतना स्ट्रेचेबल होगा, ठीक है। टू गो फॉर नमाज, तो इन मीन टाइम आप लोग आपस में डिस्कशन कर लें, इस टॉपिक को रिकॉल कर लें। कोई भी क्वेरीज हैं आपस में डिस्कस करके सवाल निकाल के रखें, मैं थोड़ा सा टाइम और दे दूंगा आपको, फिर इंशाल्लाह ताला आपको काम असाइन करके दूसरी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। फिर मैं आता हूँ नमाज के बाद स्टार्ट।